नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की साजिश या चूक और मथुरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या दी बड़ी सौगात। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की मंथन बैठक को लेकर के इस मंथन बैठक में क्या निकला, ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह ग्राउंड जीरो से देंगे हर खबर पर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल चीन और भारत के बीच हुई जंग के बाद लगातार तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। सेना के जवानों के बीच में ये तनाव हुआ, ये जंग हुई और उसके बाद अब सियासी वार पलटवार भी जारी है। और इस मुद्दे को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई भारत और चीन सेना के झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग में एलएसी का उल्लंघन कर नियम तोड़े थे। भारतीय सेना ने पीएलए को अतिक्रमण से रोका, उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना में दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। हमारे किसी भी सैनिक की ना तो मृत्यु हुई है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। समय से हमने हस्तक्षेप किया, इसकी वजह से चीनी सैनिक वापस चले गए। हालांकि तवांग में हुई दोनों सेनाओं की झड़प को लेकर विपक्ष ने भी सदन में जमकर हंगामा काटा और सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की। कैमरामैन निक्की के साथ मैं शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई। झड़प के बाद सियासी वार पलटवार जारी है और इस वार पलटवार के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा बता रही हमारी सहयोगी पूजा झा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें वापस उन्हीं की पोस्ट पर खदेड़ दिया। वहीं इस मुद्दे को लेकर आज सदन में काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे और असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार से सवाल पूछे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा गया। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की तरफ से, वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि विपक्ष को सेना के शौर्य और उनके साहस का समर्थन करना चाहिए। मैं हैरान हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं हैरान हूं जो विपक्ष है वो सेना के शौर्य और उनके साहस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हमारे जवानों ने 8 की रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी लोगों को भगा दिया और हमारी भूमि की रक्षा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब आज विपक्ष को सदन में दिया और उन्होंने एक और बात यहां पर कही कि प्रश्नकाल नहीं चलने दिया आज विपक्ष की। उन्होंने इस चीज को लेकर भी विपक्ष की निंदा की है। 9 दिसंबर को तवांग में क्या हुआ और होने की वजह क्या रही है बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन सेना के बीच 9 दिसंबर को झड़प हुई थी। चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद ये झड़प देखने को मिली। हालांकि भारतीय सैनिकों ने समय रहते चीनी सेना को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले में भारतीय सैनिकों को कुछ चोटें भी आई हैं। तवांग सेक्टर में एलएसी के पास दोनों सेनाएं कुछ इलाकों पर अपना अपना दावा करती आई हैं। 2006 से ये विवाद जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिक तवांग इलाके में भारत के एक पोस्ट को हटाना चाहते थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमा रही है और विपक्ष सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। नगर निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का दौरा किया और मथुरा दौरे के दौरान उन्होंने जिले को क्या बड़ी सौगात दी है बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोहर पटेल। मथुरा में नगर निगम चुनावों से पहले आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मथुरा में दौरा रहा, जहां वह अपने उड़न खटोले के साथ महाविद्या में बने हेलीपैड पर पहुंचे। उसके बाद वह अपने काफिले के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान श्री कृष्ण के
जन्म स्थान दर्शन करने के लिए पहुंचे। भागवत भवन में विधि विधान से उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह, जो कि प्राचीन स्थल माना जाता है, वहां पर उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने भगवान केशव देव मंदिर के भी दर्शन किए। उसके बाद वह अपने काफिले के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर निकल गए। वहीं इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर 822 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास कर लोकार्पण भी बटन दबाकर किया और मथुरा वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में उन्होंने नगर निगम चुनावों से पहले दी। वहीं इस दौरान उन्होंने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं को भी यहां से संबोधित किया और उनको जीत का मंत्र भी दिया। इस दौरान उन्होंने तमाम कल्याणकारी होने वाली योजनाओं से अवगत भी कराया और लाभार्थियों को इस दौरान उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर पटेल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर रहे, लेकिन इस दौरान एक हैरान करने वाली खबर आई है। दरअसल बलदेव विधानसभा के विधायक के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो सीएम योगी के काफिले के साथ दौड़ते नजर आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरे पे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के लोगों को काफी बड़ी सौगातें का जो है यहाँ पर शिलान्यास किया। साथ ही आपको बता दें, जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुंचे थे, तो साथ ही उन्होंने दर्शन करने के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहाँ दर्शन करके लौटे थे, बलदेव के विधायक पूरन सिंह को जो है काफिले में जो है पीछे दौड़ना पड़ा। जब मीडिया के कैमरों में बलदेव सिंह जो विधायक हैं वहाँ से पूरन सिंह, तो उनकी जो तस्वीरें थी दौड़ने की, वो मीडिया के कैमरों में जो है कैद हो गई थी। जब उसी समय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला रामलला के दर्शन करने के बाद लौट रहा था, तो मुख्यमंत्री के काफिले को उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश करी थी। जिस तरीके से काफिला वहां से रामलला के दर्शन करने के बाद आया था, तो उसी के साथ साथ जो है बलदेव के जो विधायक है पूरन सिंह, उनको जो है गाड़ी में बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो मुख्यमंत्री के काफिले में जगह नहीं मिली। साथ ही उसको आपको बता दें कि यहाँ के जो विधायक है बलदेव से पूरन सिंह, फिर उनको जो है काफी पैदल ही जो है दौड़ना पड़ा। और दौड़ने के बाद जिस तरीके से वहाँ से जब पीसीआर वहाँ से निकल रही थी, पुलिस की पीसीआर निकल रही थी, लेकिन पुलिस ने के जवानों ने विधायक को अपनी गाड़ी में बैठा था। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा के दौरे पे गए थे, दौरे के बाद जिस तरीके से वहाँ पर जो है काफी परियोजना का जो है शिलान्यास किया था, साथ ही उसी में काफिला जो है काफी लंबे के दौरान जिस तरीके से वहाँ रामलला के दर्शन किए गए, तो दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में बलदेव के विधायक पूरन सिंह को बैठने की जगह नहीं मिली। और साथ ही उसी के बाद जब मीडिया के कैमरों में बलदेव से जो विधायक है पूरन सिंह, उनकी तस्वीर कैद हुई, तो उसके बाद में जब पता चला कि मुख्यमंत्री के काफिले में जो है विधायक जो बलदेव से पूरन सिंह, तो उन्हें जो है बैठने की पूरी कोशिश की गई थी कि गाड़ी में जो है मुख्यमंत्री के साथ जाया जाए, लेकिन उनके काफिले में उनको बैठने की जगह नहीं मिली। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर लखनऊ बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की आज बैठक रही और बैठक का दूसरा दिन रहा, लेकिन बैठक किन मुद्दों को लेकर के रही और बैठक में क्या कुछ निकला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैठकें कर रही है, वो चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो। लगातार जो ये बैठकें चल रही हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, जिस तरह से धर्मपाल सैनी ने आज बैठक किया था, जो संगठन मंत्री हैं धर्मपाल सैनी, इनके द्वारा एक बैठक की गई थी और बैठक में तमाम एमएलसी और महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के भाजपा दफ्तर पे मौजूद थे और 3 से 4 घंटे की ये बैठक चली है। बैठक में जो कार्यकर्ता है उनको एक दिशा निर्देश जो है धर्मपाल सैनी के द्वारा जारी किया गया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी हुआ है और नगर निकाय चुनाव जो करीब आ चुका है, इसको लेकर भी जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो नगर के लोग हैं, जो नगर के कार्यकर्ता है, ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता, उनको एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत दर्ज कराई जाए ऐसी। और ये जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी की लगातार 18 दिसंबर तक यूं ही चलती रहेगी। कैमरा पर्सन सुरेश चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एक कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ कि सांसद अनिल अग्रवाल को आयुष मंत्री से शिकायत करनी पड़ गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल शर्मा। उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
इसका ताज़ा उदाहरण गाजियाबाद में उस वक्त देखने को मिला जब रविवार को उत्तर भारत के सबसे बड़े यूनानी अस्पताल का उद्घाटन वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कार्यक्रम में तमाम गाजियाबाद के बड़े नेता, पदाधिकारी और मंत्री मौजूद थे, जबकि सांसद वीके सिंह के अलावा राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन विवाद तब उभरा जब राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल को मंच पर बैठने के लिए सीट नहीं मिली। मंत्री जी नाराज होकर लौट गए और जाते जाते मामले की शिकायत आयुष विभाग के मंत्री से करने की बात कही। हालांकि मामले की शिकायत आयुष मंत्री को कर दी गई है, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं अभी भी गुटबाजी बरकरार है। देखना होगा कि इस मामले में बीजेपी के दोनों गुटों में किसकी जीत होती है और किसकी हार। कैमरा पर्सन निक्की के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि चारा लेने गई एक महिला लेकिन उसका शव मिला है और जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। क्षेत्र के गांव ईशनपुर में कल दोपहर एक महिला जो है अपनी बहू के साथ खेत पे चारा लेने गई थी, करीब दोपहर में 2 बजे। उसके बाद वो चारा लेने के बाद घर पे वापस आ गई, लेकिन महिला वहीं रुक गई। जब 2 घंटे तक महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो बराबर के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक सरसों का खेत है जहाँ पर महिला का रक्त रंजित शव पड़ा मिला, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल फैल गया कि दिन दहाड़े आखिर किसने इस महिला की इतने नज़दीक हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची एसपी सिटी कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला जो है वो मर्डर का लग रहा है और इसके बाद में टीमें गठित कर दी गई हैं तमाम और मामले की खोजबीन जारी की जा रही है। वहीं मृतका के बेटे गोपाल ने बताया कि हम उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, बावजूद उसकी माता का इस तरह किसी ने मर्डर कर दिया, ये वाकई में चौंकाने वाला है। हालांकि मृतका के पति गजराज जो कि फेरी लगाते हैं, उनका कहना है कि उनकी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति पे उनको शक है जो कि ये घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि उसके लिए उन्होंने अभी घर पे विचार विमर्श करके और सारे तथ्यों को जान करके ही पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। फिलहाल मौके पर ग्रामीणों ने सबको रख लिया है और जाम लगा रहे हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। यूपी के सीतापुर में 24 वर्षीय सौरभ का शव उसके घर के बाहर मिलने पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें, परिजनों को जब इसकी सूचना हुई तो परिजन आनन फानन में उसे CHC लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, पूरा मामला सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का है, जहां पर एक युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने निकला था और रात में लौटने पर उसका शव उसके ही घर के बाहर संदिग्ध अवस्था में पाया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर है और जांच कर रही है। पुलिस का कहना है परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है, तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ परिजनों का ये आरोप है कि जो युवक अपने साथ उसको ले गए थे, उन्होंने ही इसकी हत्या की है। फिलहाल मामला संदिग्ध देख पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। जौनपुर में एक चाय की दुकान में खड़े सभासद को गोली मारकर उससे मौत के घाट उतार दिया बदमाशों ने और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में चाय की दुकान पर खड़े सभासद को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बीती रात बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के सरोखनपुर गांव में चाय की दुकान पर खड़े सभासद योगेश यादव पर बाइक सवार बदमाश फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। वहीं घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायल योगेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान योगेश की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के माने तो मृतक योगेश हिस्ट्री शीटर है, 1 दिसंबर को जो है जेल से छुटकर आया था। हालांकि अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा मृतक योगेश की हत्या के कारण का राज क्या है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। कानपुर से रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। कानपुर में इन दिनों अपराध अपनी चरम पर है। ताजा मामला कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के ढाका गांव का है, जहां पर एक चाचा ने अपनी भतीजे गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि बीती रात
एक खेत में इस कदर बवाल हुआ कि वहाँ पर जो चाचा थे उसने अपने सगे भतीजे को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। हालांकि गोली की आवाज़ सुन के जब वहाँ पर ग्रामीण पहुँचे तो आनंद फानन में वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची और जो घायल था उसको जाके CHC में भर्ती कराया है। हालांकि वहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पूरे मामले के बाद दोनों ही जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस पूरे मामले की बात करें तो परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद कल भी जो दोनों पिता पुत्र थे वो जो है खेत में पहुंचे थे, जिनका नाम हिमांशु और जयंत है। उन दोनों ने ही पहले वहां पर विवाद किया, फिर जो भतीजा शरद है उसको गोली मार दी थी। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरे जो इलाका है वहाँ पर हड़कंप मच गया था, जिसके बाद वहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने जो आरोपी थे उनको पीटा भी है, जिसके बाद पीटने के बाद उन दोनों को ही पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। अमरोहा में बदमाशों को पकड़ना पुलिस के लिए जितना आसान है, क्या उतना ही आसान पुलिस के चंगुल से बदमाशों का निकल जाना है? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा पुलिस की लापरवाही के चलते 50,000 का इनामिया बदमाश धीरज उर्फ इमरान खान रात्रि में पुलिस को चकमा देकर जिला अस्पताल से फरार हो गया है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर जनपद भर में कॉम्बिंग के निर्देश दिए, जहां पर पुलिस भारी फोर्स के साथ कॉम्बिंग कर रही है। पूरा मामला रहरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने रात्रि में मुठभेड़ के बाद एक 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने वाले शातिर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसकी टांग में गोली लगने से वो घायल हुआ था, जिसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। आप देख सकते हैं कि यही वो बेड है जिस पर घायल 50,000 के इनामिया बदमाश धीरेन्द्र उर्फ इमरान खान को इस पर एडमिट किया गया था, जो रात्रि में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने इस सारे मामले में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर सहित 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं बदमाश की धरपकड़ के लिए जनपद भर में कॉम्बिंग जारी है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। वहीं लखीमपुर खीरी में डॉक्टर महिला हत्याकांड के मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासे के दौरान पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राम जी। लखीमपुर खीरी में आज एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला बहादुर नगर पड़ता है। बहादुर नगर में एक महिला डॉक्टर की डंडे से पीटकर निस्संस हत्या कर दी गई थी। हत्या की जो शक की सुई थे, जो हत्यारा इसका पति और उसके जो ससुर थे, डंडों से पीटकर डॉक्टर की हत्या की गई थी। वहीं जो शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बरगलाते रहे, लेकिन जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो जो महिला डॉक्टर की हत्या की जो सुई है वो क्लियर साफ हो गई। वहीं आपको बता दें, जो डॉक्टर की हत्या है, जो हत्यारा ससुर है, जो हत्यारा पति है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उन्होंने शुरुआती पूछताछ में बताया कि महिला की डंडे से पीटकर बक्से में बंद करके हत्या करने के बाद महिला का शव गढ़ मृतकों ले जाके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने हर एक सुई को, हर एक पहलू को खंगारा, जिसमें प्रयोग की गई थी। एक एम्बुलेंस का है और एक मैजिक गाड़ी है, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की गई है। वहीं मुकदमा दर्ज हो गया है और 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ससुर और पति को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं 3 नामजद और आरोपी, उनकी भी तलाश की जा रही है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। बांदा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाना है और राष्ट्रीय मेले के आयोजन को लेकर के किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर के आज जिलाधिकारी ग्राउंड लेवल पर उतरे हैं। बता रहे हैं हमारे खबर पर ज्यादा जानकारी संदीप कुमार। प्रदेश के बांदा जनपद के बबेरू तहसील अंतर्गत सिमौनी गांव में लगने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय मेले को लेकर के आज जिला अधिकारी व जिले के अन्य अधिकारियों के द्वारा मेले परिसर का भ्रमण किया गया है। भ्रमण के दौरान सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम किया गया है और वहीं जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये जो मेला है राष्ट्रीय स्तर का मेला है। ये हर वर्ष मेला यहाँ पर लगता है, 3 दिवसीय मेला लगाया जाता है। इस मेले में प्रदेश सरकार के नेताओं से लेकर के केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेता भी इस मेले में शरीक होने आते हैं और यहाँ जो मेला लगता है, इस मेले का मेन उद्देश्य जो है सिमौनी धाम के नाम से ये मेला जाना जाता है। इस मेले में जो अवधूत महाराज बाबा हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए बड़े बड़े राजनेताओं की यहाँ पर लाइन लगती है। कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए जिला के अधिकारियों के द्वारा इस मेले को ज़्यादा
प्राथमिकता दी जाती है और इसी को लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारियों की व्यवस्था की जाती है। कहीं ना कहीं पूरी चाक चौबंद व्यवस्था को देखते हुए आज जिलाधिकारी ने जिस तरह से ये मेला स्थल पर पहुंचकर पूरे मौका मुआयना किया है और मेले की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर अतिक्रमण हटाओ विशेष अभियान चलाया गया। क्या रहा अभियान और किस तरीके का अभियान चलाया गया, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप चौहान। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान आज भी जारी रहा, जहां हरिद्वार के मुख्य बाजार अपर रोड से जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। जिला प्रशासन की टीम जब अतिक्रमण हटाने पहुंची तो व्यापारियों ने खुद ब खुद वहां से अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। कई व्यापारी ऐसे भी थे जिन्होंने पहले ही अतिक्रमण को हटा लिया था। जिला प्रशासन की ये पहल कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ हुई बैठक के बाद यहां पर सफल होती दिखाई दे रही है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। रायबरेली में अवैध कच्ची शराब का कारोबार भली भांति फूला फलता नजर आ रहा है और इसी कारोबार को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ा छापा मारा है और छापे में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी से अवैध शराब निर्माताओं में हड़कंप देखने को मिला है। आपको बता दें, रायबरेली पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब निर्माताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और छापेमारी करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बीते दिनों रायबरेली जिले के नसीराबाद कोतवाली क्षेत्र में 110 लीटर अवैध कच्ची शराब व 2 कुंटल लहन के साथ 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। लेकिन इस कार्यवाही के बाद आबकारी विभाग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिनके हाथों में जिम्मेदारी दी गई है, उस विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही और किस तरह की सक्रियता बरती जा रही है, ये सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इस कार्यवाही के बाद आबकारी विभाग लगातार शिकंजे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इस तरह की कार्यवाही किस तरह से पुलिस के द्वारा जो की जा रही है, इस पर आबकारी विभाग की सक्रियता किस तरह से बढ़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको बता दें, बीते दिनों महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब पीने के बाद लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस विभाग लगातार एक्शन मोड में देखा जा रहा है। लेकिन आबकारी विभाग की निष्क्रियता लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब देखने वाली बात हो कि आबकारी विभाग के जिम्मेदारों पर किस तरह के सवाल के बाद क्या कार्यवाही होती है या इनके ऊपर किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जाता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आबकारी विभाग सवालिया घेरे में आ चुका है। इस तरह से अवैध शराब बनाई जा रही है लोगों के द्वारा और बिक्री की जा रही है, तस्करी की जा रही है, तो अवैध शराब निर्माताओं पर आबकारी विभाग का शिकंजा क्यों नहीं चला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पुलिस के द्वारा सक्रियता बरती जा रही है और लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।